जय हिंद साथियों। हमारी जो सीरीज चल रही है वो मूल विधि की चल रही है। और मूल विधि में जितने भी टॉपिक थे इतने ये जो रेड कलर के दिख रहे हैं ये सारे टॉपिक मैंने कवर करा दिए हैं। कहाँ तक? साइबर अपराध तक। आज का जो हमारा टॉपिक है वो जनहित याचिका से जुड़ा हुआ है। अब थोड़ा जनहित याचिका के बारे में जान लेते हैं, उसके बाद हम कुछ इम्पोर्टेंट पीवाईक्यू करेंगे। तो जनहित याचिका की बात करें, इसकी अवधारणा 1960 के दशक में संयुक्त राज्य अमेरिका में उत्पन्न हुई और विकसित हुई। और भारत में इसे पहली बार 1980 के दशक में न्यायमूर्ति पीएन भागवती द्वारा पेश किया गया था। और तब से यह लोकहित के मुद्दों को संबोधित करने के लिए एक प्रमुख विधिक तंत्र बन गया है। अगर हम बात करें, अगर आपको सुप्रीम कोर्ट में और हाई कोर्ट में अगर जनहित याचिका दायर करनी है तो किस अनुच्छेद के तहत आप डाल सकते हैं? तो अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में स्वीकार किया जाएगा और हाई कोर्ट में अनुच्छेद 226 के तहत आपकी जनहित याचिका स्वीकार की जाएगी। अगर हम और समझें तो जनहित याचिका किसी भी कानून अधिनियम के द्वारा परिभाषित नहीं किया गया है। जनहित याचिका को किसी भी कानून और अधिनियम के द्वारा परिभाषित नहीं किया गया है और यह न्यायिक सक्रियता के लिए माध्यम से अदालतों द्वारा जनता को दी गई एक तरीके की शक्ति है, इसलिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती है। अगर हम बात करें और आगे, न्यायमूर्ति पीएन भागवती को जनहित याचिका को शुरू करने में उनके योगदान के कारण उन्हें भारत में पीआईएल का जनक भी कहा जाता है। जनहित याचिका का अगर जनक किसे कहा जाता है तो आप कह सकते हो पीएन भगवती को कहा जाता है। अगर हम और बात करें, न्यायाधीश कृष्ण अय्यर ने सर्वप्रथम मुंबई कामगार सभा बनाम अब्दुल भाई के मामले में जनहित याचिका प्रारंभ किया था। कब प्रारंभ किया था और ये मुकदमा कब था? 1976 का। जनहित याचिका का पहला मुकदमा की बात करें, पहला मामला हुसैन नारा खातून बना बिहार राज्य सरकार था, जो 1979 में था, जो जेलों और विचाराधीन कैदियों को अमानवीय स्थितियों पर केंद्रित था, जिसके कारण 40,000 से अधिक विचाराधीन कैदियों को रिहा किया गया। और जो याचिकाकर्ता थी उस याचिकाकर्ता का क्या नाम था? तो कपिला हिंगो रानी ने याचिका दायर की गई थी। न्यायमूर्ति भागवती, न्यायमूर्ति BR कृष्ण अय्यर जनहित याचिका स्वीकार करने वाले देश के पहले न्यायाधीश थे। तो ये इम्पोर्टेंट टॉपिक था। अब हम इनके कुछ महत्वपूर्ण पीवाईक्यू करेंगे। चलिए देखते हैं। चलिए अब हम कुछ पीवाईक्यू करेंगे। पीवाईक्यू क्या है? जनहित याचिका की अवधारणा कहाँ से उत्पन्न हुई है? अगर हम बात करें, जो हमारी जनहित याचिका है ये इसकी जो अवधारणा है ये कहाँ से उत्पन्न हुई है, कहाँ से ली गई है? तो एक तरीके से ये यूएस से ली गई है, वहीं ये अवधारणा उत्पन्न हुई थी। निम्नलिखित में से किन्हें भारत में जनहित याचिका के अग्रणी के रूप में जाना जाता है? तो न्यायमूर्ति BR कृष्ण अय्यर और न्यायमूर्ति भगवती को। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी सही होगा, बी और सी दोनों। निःशुल्क कानूनी सहायता के अधिकार से संबंधित 4 हमारे पास केस दिए हैं और 4 में से कोई एक ऐसा है जो निःशुल्क कानूनी सहायता के अधिकार से संबंधित है। तो हुसैन आरा खातून बना बिहार राज्य सरकार। दहेज प्रथा का अपराध बनने के लिए महिला की मृत्यु कितने वर्ष के भीतर किसी भी जलन या शारीरिक चोट या सामान्य परिस्थितियों के बजाय अन्य किसी कारण से होनी चाहिए? तो 7 वर्ष। 7 वर्ष टाइम है। एक व्यक्ति में जनहित याचिका दायर कर सकता है, जो एक व्यक्ति है कहाँ जनहित याचिका दायर कर सकता है? तो उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय दोनों जगह वो जनहित याचिका दायर कर सकता है। निम्नलिखित में से कौन सी जनहित याचिका जीवन के अधिकार, जिसे फुटपाथ पर रहने वालों का मामला भी कहा जाता है, को संदर्भित करती है? कौन सी इसमें याचिका है जो संदर्भित करती है? ये केस है। अब केस को आपको पहचानना है, कौन सा केस है, कहाँ से जुड़ा हुआ है। तो ये जो केस है ये ओलेगा
टेलिस बना बॉम्बे नगर निगम, ऑप्शन नंबर सी। और बात करें, ये 1985 का केस है, ये 1985 ईस्वी का केस है, ठीक है। और ये था क्या, इसके बारे में अगर समझें तो इसमें उच्चतम न्यायालय में आजीविका के आधार का अनुच्छेद 21 के अंतर्गत प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अधिकारों का एक अंग माना गया है। PIL जनहित याचिका किस पर आधारित है, तो सामाजिक इंजीनियरिंग। किस पे आधारित है, सामाजिक इंजीनियरिंग। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट होगा। और ऑप्शन नंबर सी किस में आ रहा है, बी में आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट होगा। निम्नलिखित में से किस पर जनहित याचिका के रूप में विचार नहीं किया जाएगा, तो मकान मालिक और किराएदार मामले में और पेंशन से संबंधित सेवा मामले में। ऑप्शन ए और बी सही होगा। तो हमारा ए बी किस में आ रहा है, ऑप्शन नंबर बी में आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा, सॉरी ये बी कर लो और ये सी हो गया, तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, सी। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, एक मानवाधिकार कार्यकर्ता द्वारा दायर की गई किसी जनहित याचिका ने इस बात पर बल दिया कि चिकित्सक के पेशे से जुड़े हुए हर सदस्य को यह सर्वोपरि दायित्व है कि वह किसी भी प्रक्रियागत औपचारिक की प्रतीक्षा न करे, हर घायल नागरिक को जल्द से जल्द चिकित्सक सहायता उपलब्ध कराए। ये जो याचिका दायर की गई थी, ये किसके बारे में है, क्या किससे संबंधित है, तो ये जो केस है, केस क्या कहता है, SP गुप्ता बना भारत संघ था, मध्य प्रदेश राज्य बना मदन लाल था, समता बना आंध्र प्रदेश राज्य था, परमानंद कटार बना भारत संघ था। तो ये किससे संबंधित था, ऑप्शन नंबर डी, परमानंद कटार बना भारत संघ। तो ये मामला कब का है, ये मामला 1981 का है। कब का है, 1981 का है। निम्नलिखित में से किन पर जनहित याचिका मामलों के रूप में विचार नहीं किया जा सकता है, मकान मालिक किराएदार मामले पर इस पर भी विचार नहीं किया जा सकता है, और पारिवारिक पेंशन इस पर भी विचार नहीं किया जा सकता है, सेवा मामले में और पेंशन और ग्रेच्युटी से संबंधित मामले पर और इस पर भी विचार नहीं किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए बी सी यानी हमारा ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, राइट होगा। 692 किन्हें जनहित याचिकाओं की जननी कहा जाता है, ठीक है, आगे पढ़ो ना पढ़ो, किसे कहा जाता है, पुष्पा, कपिला, हिंगो, रानी, ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, राइट होगा। इन्होंने 1979 में एक तरीके से पहला मामला दायर किया था। इनमें से किस मामले में जनहित याचिका दायर की जा सकती है, किस में दायर की जा सकती है, जहां राज्य सरकार के भारी कर लगाने के निर्णय के कारण गरीब लोग प्रभावित होते हैं, सरकार सीवर आदि को बनाए रखने के लिए, ट्रैफिक समस्या से बचने के लिए, सड़कों से बड़ी होर्डिंग या साइन बोर्ड हटाने के लिए। तो कौन सा इसमें से होगा, राइट होगा, तो हम कह सकते हैं तीनों में, किसमें, तीनों, PQR तीनों में दायर की जा सकती है, ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, राइट होगा। अगर कोई पत्र याचिका जनहित याचिकाओं के रूप में दायर होती है तो इसके लिए द्वारा आदेश पारित किया जाता है, किसके द्वारा आदेश पारित किया जाता है, तो रजिस्ट्रार, किसके द्वारा, रजिस्ट्रार के द्वारा आदेश पारित किया जाता है। संविधान के अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय में और संविधान के अनुच्छेदों के तहत किस राज्य के उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर की जा सकती, किस अनुच्छेद की बात करें तो अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 226, ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, राइट होगा। किस जनहित याचिका मामले में न्यायालय ने सरकारी विभागों को यह निर्देश दिया था कि वे झोपड़पट्टियों के विस्तार को रोकने के लिए समुचित कदम उठाए और निवास योग्य परिवेश बनाए, तो ये मामला कब का है या कहाँ से जुड़ा हुआ है, तो अली मित्रा पटेल बना भारत संघ, ऑप्शन नंबर ए, अली मित्रा पटेल बना भारत संघ। किसी रीट याचिका को जनहित याचिका के रूप में दायर करने के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है, तो कौन सा सही पूछ रहा है, कौन सा सही है, रीट याचिका किसी ऐसे पेंशन से संबंधित होनी चाहिए जो जनता और लोगों के लिए बड़ी समूह को प्रभावित
करता हो और ना ही किसी व्यक्ति विशेष से हो। ये ऑप्शन नंबर क्या होगा? गलत। केवल प्रभावित पीड़ित व्यक्तियों को ही याचिका दायर कर सकता है, ये भी गलत। कह रहा सही बताना, तो कोई भी इसमें सही नहीं है, तो हम कह सकते हैं ए बी दोनों क्या है? सही नहीं है। इनमें से कौन सी जनहित याचिका के जरिए नसबंदी के लक्ष्य हासिल करने के लिए राज्य द्वारा की गई धांधलियों का उजागर करने के लिए उद्देश्य से आर्थिक मुआवजे, मरीजों की सुरक्षा के निर्देशों, चिकित्सकों के दिशा निर्देश इत्यादि की मांग की गई? ऐसा कौन सा मुकदमा है जिसमें मांग की गई थी? तो देविका विश्वास बना भारत संघ। देविका विश्वास बना भारत संघ। ठीक है, याद रखना मामले को टॉपिक क्या है इसमें? नसबंदी। याद रखना क्या है? कोई ऐसा टॉपिक पकड़ो जिसमें से तुमको मैच करे, और कुछ ऐसे टॉपिक जिससे नसबंदी। ऐसा टॉपिक है जो हर किसी को याद रहेगा। अगर नसबंदी से मामला अगर है तो देविका विश्वा बना भारत संघ से। किस जनहित याचिका मामले में अदालत में पंचायतों में विशिष्ट कार्यालयों के पद के लिए दो या दो से अधिक जीवित बच्चों वाले व्यक्ति का आयोग ठहराया था? तो ये मामला, देखो मामले याद रखो, मामले जब तक याद नहीं रखोगे तब तक आपको प्रॉब्लम होगी। तो परमानंद कटार बना भारत संघ। ये देखो अभी पहले भी आया था। तो याद रखो ये एक तरीके से किससे संबंधित? दो या दो से अधिक बच्चे वाले व्यक्ति को आयोग ठहराया गया था, इसलिए जनहित याचिका इसमें दायर हुई थी, या हम कह सकते हैं मामला परमानंद कटार बना भारत संघ का है। अच्छा, आगे क्या कहता है? लोकहितवाद दायर किया गया। हम कह सकते हैं जो लोकहितवाद दायर किया जा सकता है, किस मामले में दायर कर सकता है? तो किसी भी व्यक्ति या संस्था द्वारा। ये लोकहितवाद मतलब इसका जो पहले नाम था जनहित याचिका का, लोकहितवाद यानी जनहित याचिका ही बात कर रहा है। तो किसी भी व्यक्ति या संस्था द्वारा ये क्या होता है? दायर कर सकता है, किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर सी। जनहित याचिका को किस जनहित के संदर्भ में दायर किया जाता है? तो जिन जिन कार्य कर्तव्यों के उल्लंघन से संबंधित छित हो, ये भी सही। संविधान के प्रावधानों का उल्लंघन हुई हो, ये भी सही। कानून के उल्लंघन से हुई हो, ये भी है। उपयुक्त सभी ऑप्शन नंबर डी सही होगा। एक रूपक जो ऐसी न्याय वितरण सभाओं के लिए इस्तेमाल किया जाता है जो कानून अथवा न्याय के आदर्शों की कई परवाह नहीं करता, जिसका आधिकारिक महत्व उस प्रदेश में है जहाँ यह स्थिति है, न कि बराबर होता है अथवा बिल्कुल नहीं होता है। तो ये किससे संबंधित है? तो ये कंगारू कोर्ट। किससे? अब कंगारू कोर्ट होता क्या है? कंगारू कोर्ट एक ऐसा रूपक है जो न्याय वितरण सभाओं के लिए इस्तेमाल किया जाता है। याद रखना, कंगारू कोर्ट का जो इस्तेमाल होता है न्याय वितरण और सभाओं के लिए इस्तेमाल किया जाता है जो कानून अथवा न्याय के आदेशों की कोई परवाह नहीं करता। एक कंगारू कोर्ट होता है, ये जो न्यायालय होते हैं और इनकी कोई भी परवाह, आदेशों की परवाह नहीं करता है, जिसका आधिकारिक महत्व उस प्रदेश में जहाँ वह स्थित हो, ना कि बराबर होता है अथवा बिल्कुल भी नहीं होता है। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर लो। जय हिंद, जय भारत।